ओके ओके। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने देखा था कैसे किसी बॉल को ऊपर से कोई थ्रो करेगा तो उसके हर एक पॉइंट पे एनर्जी कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक सेकंड केस ले रहे हैं, सिंपल पेंडुलम, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। केस नंबर सेकंड, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम देखा है? तो देखिए, सिंपल पेंडुलम आपको बहुत सारी जगहों में दिख जाएंगे, जैसे कि आपके वॉच और आपकी घड़ियों में भी होते हैं, घड़ी की दीवारों में भी, है ना। एक पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता रहता है किसी जगह पे। आप चाहो तो आप इसका भी एक सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं। जैसे एक चार्जर है, अभी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, तो ये मास कैसे करेगा? ऐसे इस पे लटका रहेगा। अब इसकी जो ये वाली पोजीशन आती है वो कौन सी होती है? मेन पोजीशन। जब आप इसको यहां तक लेके जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़ेंगे तो फिर ये ऐसे ऐसे एक ऑसिलेट करने लग जाएगा। और जब ऑसिलेट करेगा तो उसमें क्या होंगी? इसको देखो, आपने यहां तक लेके गए लेकिन इसके पास क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्टोर हो गया उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका? जीरो। फिर आप यहां तक आएगा, फिर इस समय क्या होगा? रुकना नहीं, रुकेगा नहीं, बल्कि यहां से फिर इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और फिर ये कल मैंने ग्राफ बनाया था, तो आप उसके लिए भी ऐसे देखते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे कि कैसे एक सिंपल पेंडुलम के लिए भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या करती हैं? वेरी करती हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो कैसा होगा? सेम। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप एक पेंडुलम के लिए देखें। और एक पेंडुलम के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। और वैसे इस एक्सपेरिमेंट को किसके साथ किया जाता है? एक बॉब के साथ, और बॉब के साथ साथ एक लेंथ, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक थ्रेड ले सकते हैं, और जिसका लेंथ क्या होगा? एल। ठीक है। बड़ी क्लास में आप लोग जब जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इसका जो मास भी होता है, और यहाँ तक इसको जैसे हम मूवमेंट करवाते हैं, जैसे अभी तक मैं इसको करवाया, तो ये जब यहाँ तक जाएगा तो इस वाली पॉइंट को क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीम। ये कौन सा होगा? मीन। फिर ये मूव करके इधर की तरफ गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। ये जो इसका पूरा एक कंप्लीट, इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम दो तीन चीजों का यूज कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा? यहां पर जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये होगा मीन पोजिशन। ये कौन सी पोजिशन होगा? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजिशन। और ये भी कौन सी होगी? एक्सट्रीम पोजिशन। और ये मीन पोजिशन। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा? इस वाली कंडीशन में जब मीन कंडीशन होगा तो यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। लेकिन वहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। जीरो क्यों होगा? क्योंकि रेस्ट में उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करी। जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। यहां पर भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। इस वाली कंडीशन में इसको वापस लाने के लिए फिर ये पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। तो इसका ग्राफ जैसे कल हम लोगों ने डिजाइन करा भी था, इसका ग्राफ कैसा आता है? एनर्जी के साथ ये। तो इन वाली पॉइंट को हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मान रहे हैं, तो इन वाले पॉइंट को ले लीजिए ये किसके हैं? पोटेंशियल एनर्जी के। तो वहीं पे उन वाले पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? दूसरा पॉइंट मिलेगा, यहाँ ये। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। और जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये इसके लिए ग्राफ आता है। ठीक है, आपके लिए इतना ही समझना है इसको। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं? एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम आप देखिए कैसे काम करती है कि जो भी वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम में, तो वो किसके कारण होता है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से होता है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट के पास पहला वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल, उसको बोला जाता है यू। और जब जैसे ही वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके पास कौन सा वेलोसिटी आ जाता है? फाइनल वेलोसिटी। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम में समझते हैं कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के। इस डेल्टा को क्या बोला जाता है? इस डेल्टा मतलब चेंज इज अ ग्रीक लेटर। कैसा लेटर है? ग्रीक लेटर। आपको पता है कि ग्रीक से ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि ग्रीक के लोग बहुत ज्यादा क्या है, हम लोगों से सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी थे और आज उनके बराबर मुकाबला भी कोई नहीं कर पाता है। जैसे आप अलेक्जेंडर का नाम सुने, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने, ये ग्रीक के लोग थे, मतलब कि यूरोप के ही लोग थे। लेकिन वहां पर आप लोग देखोगे नोबेल प्राइज अगर लिस्ट उठा कर देख लो, सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज पाने वाले लोग हैं कहाँ के? यूरोपियन है। ठीक है? तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट करे। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा डेल्टा के। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। ठीक, या डेल्टा और इज इक्वल टू के इज इक्वल टू किसके बराबर? वर्क के बराबर। तो इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं कि एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू। के एफ क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क। तो ये है काइनेटिक एनर्जी और वर्क का एक फॉर्मूला, ये भी आ गया। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है बस इसमें, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब एक और चीज है, टर्म है, वो है पावर। क्या नाम है? पावर। और आपके पास है नहीं, पर फिर हमें थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देते हैं कि जब भी क्या होगा, कोई काम होगा, कोई वर्क होगा किसी भी डिवाइस के अंदर, कोई भी सिस्टम के अंदर, जैसे कि मान लो आपने इलेक्ट्रिक पंप यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पंप का काम क्या है? एक जगह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल तक किसको पहुंचाना? पानी को पहुंचाना। इलेक्ट्रिक पंप का हम इसी यूज करते हैं। तो वो भी तो क्या होना चाहिए, अगर आपको अपना पावर अच्छा, मतलब अच्छा पंप है आपके पास, तो पावर क्या करेगा? ज्यादा लगाएगा, पांचवी छठी मंजिल तक आपके पानी तक को पहुंचा देगा। तो पावर मतलब है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और साथ ही साथ वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर को एक और टर्म से भी दिखा सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। पर यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी दिखा सकते हैं पावर को, और साथ साथ पावर को हम वर्क अपॉन टाइम से भी दिखाते हैं। अब देखिए कैसे। अगर आपने सोचा, आपने कहा, आपने किसी गाड़ी के इंजन में या गाड़ी में आपने पेट्रोल भराया और आपने उसके अंदर 2 या 3 लीटर पेट्रोल भराया, तो होगा क्या? अगर वो गाड़ी 3 लोगों को आराम से उठा के लेके चली जा रही है, और एक वही बाइक सेम क्वांटिटी की आपने उसके अंदर पेट्रोल भराया, लेकिन वो क्या कर रही है? 2 लोगों को भी नहीं बिठा के लेके जा पा रही है, दम तोड़ दे रही है। तो किसकी पावर ज्यादा? आपने दोनों को एक साथ एक फोर्स दिया 50-50 न्यूटन का, लेकिन एक गाड़ी है जो यहां से लेकर वहां तक 10 या 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ ले रही है। दूसरी बाइक है, एक बाइक ये है और एक दूसरी बाइक है, और वो क्या कर रही है? ये आपने इसको भी 50 न्यूटन दिया और इसको भी 50 न्यूटन दिया, लेकिन ये क्या कर रही है? ये अचीव कर दे रही है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये क्या कर रही है? 50 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट अचीव कर पा रही है। तो आप बोलेंगे कि किसके इंजन के पास ज्यादा पावर है? पहले वाले के पास। क्योंकि इसका इंजन क्या कर रहा है? जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, 2 बाइक ली आपने, एक है स्प्लेंडर और एक है बीएमडब्ल्यू हाईबूसा। अब बताइए अपाचे हाईबूसा क्या करेगा? बहुत तेज स्पीड पकड़ेगा, लेकिन वहीं स्प्लेंडर क्या करेगा? बहुत आराम से चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके इंजन के पास क्या है? कम पावर है, और एक इंजन के पास क्या है? ज्यादा पावर। अब समझे? तो पावर आपने कैसे डिसाइड करा? इस समय स्पीड से। एक है जो हाई स्पीड पकड़ ले रहा है और एक है जो लो स्पीड पकड़ ले रहा है, सेम फ्यूल पे ही, सेम इंजन पे ही, या सेम फोर्सेस पे ही। तो पावर को हम फोर्स और स्पीड से या वेलोसिटी से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास कम पावर है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास स्पीड कैसा है? कम। अगर हम कह रहे हैं कि उसके पास हाई पावर है, तो उसकी स्पीड क्या बेसिस पे हम बता सकते हैं? एक के पास है 100 मीटर पर सेकेंड की पावर, एक है चीता, और एक है जो बिल्कुल
20-25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो उनके पास पावर किसके पास ज़्यादा है, समझ गए ना आप? इसीलिए तो ये पावर का हम लोग यूज़ करते हैं। एक और होता है कि जब हम कोई सी भी इंजन या पंप का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी, आपके पावर अब पंप ने काम करा, लेकिन जब पंप बाद में फाइनलाइज काम करता है तो उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा इंजन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा पंप ज़्यादा अच्छा है। समझ पा रहे हो? आपका एक पंप है जो तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचा रहा है, और एक पंप है जो कि 5वीं मंजिल तक पानी पहुंचा रहा है, तो बताओ किस पंप की पावर ज्यादा है? और आपने इनपुट दिया तो इनपुट पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इन शब्द को बोला जाता है एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो वर्ड होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है इनपुट पावर, क्या पावर, डिवाइड बाई आउटपुट पावर, इनपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट पावर, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपका लैपटॉप है, आप क्यों एप्पल के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि एप्पल कंपनी या एप्पल जो डिवाइसेस हैं वो उनकी आउटपुट अच्छी है। अगर आपने कोई देखा, कोई आपका आपका लैपटॉप है तो आपने अपने लैपटॉप पे क्या कर दिया, बहुत सारे जैक यहाँ पे बने हुए हैं, यूएसबी स्पॉट है, यहाँ पे यूएसबी स्पॉट है, पर होगा क्या, जैसे आप इसके अंदर जो पावर देंगे आपने अलग अलग डिवाइसेस में लगा देंगे तो ये लैपटॉप क्या करने लग जाएगा, हैंग मारने लग जाएगा। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि जो इनपुट आ रहा है और फिर ये आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है तो उसमें क्या हो गया, इसका पावर कम हो गया, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन वही है, कुछ डिवाइसेस हैंग नहीं मारते हैं, बहुत स्मूथ काम करते रहते हैं, तब भी कितनी बड़ी से बड़ी एडिटिंग करनी है, वीडियो को क्राफ्ट करना है, कुछ भी करना है, तो एनिमेटेड बनाना है, तो वो क्या करते हैं, हैंग नहीं मारते हैं, ज्यादा हीट नहीं मारते हैं। इसका मतलब उनकी पावर क्या है, इसका एफिशिएंसी कैसा है, ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए सुपर कंडक्टर का यूज करा जाता है। इसका यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। सुपर कंडक्टर कैसे होते हैं? सुपर कंडक्टर जो नेचर में होते हैं उनके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है, जीरो रेजिस्टिविटी होती है, मतलब कि वो जितना आप इनपुट देंगे पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपने 1 लीटर का पेट्रोल भराया, कोई भी एक भी कण किसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, कार्बन में, पूरा का पूरा इंजन किसमें यूज हो गया, पूरा पेट्रोल को बिल्कुल निचोड़ लिया उसमें और आउटपुट दे दिया। अब समझे? पर लेकिन कोई भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन। आप बड़ी क्लास में इसको पढ़ते हैं। पर अब पावर की कुछ और बड़ी यूनिट भी है, जैसे कि हैवी व्हीकल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 हॉर्स पावर, 1 HP। तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट। पावर की यूनिट क्या होता है, वॉट। 1 हॉर्स पावर इज 746 हॉर्स पावर, ठीक है। वॉट इज किसका यूनिट है, पावर। तो ये आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए, ठीक। बाकी हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक, ओके। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो होती है 1 किलोवाट आवर, मैंने आपको बता दिया, तो उसको हम यहां से भी निकाल सकते हैं, 1 किलोवाट या 1 यूनिट इसको कहते हैं। तो पावर और सिंपल पेंडुलम, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स को नोट कीजिए।